वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज जिस टॉपिक को हम कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा थियरी ऑफ सप्लाई। क्या होगा? थियरी ऑफ सप्लाई। जिन्होंने डिमांड पढ़ा है या फिर जो डिमांड पढ़ के आए हैं उनके लिए सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड का जो मेजर अपोजिट सेगमेंट्स हैं वो आमतौर पे आपके सप्लाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसका एक माइंडसेट होता है। ठीक है, तो अगर आप थियरी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो एक सेलर के जैसा होना चाहिए, एक बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब सेलर और बिजनेसमैन का माइंडसेट का रेफरेंस क्या कि हमेशा आमतौर पे जो एक सेलर होता है, बिजनेसमैन होता है, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करता है, और जब प्राइस कम होती है तो सेल करने की इच्छा उसकी कम हो जाती है। मतलब ऐसा सप्लायर, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा सेलर जिसको क्या मांगता है? प्रॉफिट मांगता है। और प्रॉफिट का रिश्ता डायरेक्टली किसके साथ लिंक किया जाता है? प्राइस के साथ। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और अगर कीमत कम होगी तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो अब इस माइंडसेट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में तो आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सप्लाई। ठीक है, सो द मेन मैटर इज़ सो व्हाट्स द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा जिस तरीके से हमने डिमांड को डिफ़ाइन किया था कि जो डिमांड का डेफिनेशन था उसको हमने मल्टीपल पॉइंटर्स में डिवाइड किया था, उसके बाद हमने सभी पॉइंटर्स को ऐड किया था। ठीक, सप्लाई का भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सप्लाई क्या है? क्या सबसे पहली चीज़ सप्लाई क्या है? तो सर सप्लाई एक अमाउंट है। ठीक है, किस चीज़ का अमाउंट है? तो गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट है। देन सप्लाई कौन करता है? तो सप्लाई सेलर करेगा या प्रोड्यूसर करेगा, जो भी कहो। ठीक है, कैसे करेगा? जब वो विलिंग होगा, फिर जब वो एबल होगा। ठीक है, तो सप्लाई क्या है? अमाउंट है। किस चीज़ का अमाउंट है? गुड्स एंड सर्विसेज का। सप्लाई कौन करेगा? सेलर करेगा। कब करेगा? जब विलिंग होगा। कैसे करेगा? जब वो एबल होगा। ठीक है, सप्लाई करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ऑफर या सेल। ठीक है, जो किसी भी सामान को ऑफ़र करता है तो ऑब्वियसली बात है उस सामान की एक कीमत होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि एक सामान की बस एक ही कीमत नहीं होती, एक सामान की मल्टीपल प्राइस होती है, मतलब डिफरेंट प्राइस होती है। डिफरेंट प्राइस। ठीक है, एंड देन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, सर सप्लाई क्या है? तो सर सप्लाई एक अमाउंट है। किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है। कब करता है? जब वो विलिंग होता है। कैसे करता है? जब वो एबल होता है। क्या करता है? ऑफर। कहाँ पे भाई? मार्केट में। ठीक, किस चीज़ पे? एट डिफरेंट प्राइस। और क्या सप्लाई टाइम डायमेंशनल होता है? तो हाँ, सप्लाई टाइम डायमेंशनल होता है। यही है आपके सप्लाई का बेसिक सा डेफिनेशन, दैट सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेलर और सप्लायर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? क्या? तो सप्लाई क्या है? सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ, अब आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो जोड़ना चाहते हो आप जोड़ सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ। सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ goods and services that seller or supplier are willing and able to offer in the market at different price during a period of time। आप ये पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मेट है ये सप्लाई का क्या बन गया? डेफिनेशन बन गया। दैट्स इट। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं छूटी है जो कि आपको ऐड करना चाहिए था। यहाँ पे कंप्लीट सारे पॉइंटर्स के साथ आपका सप्लाई का डेफिनेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई के बाद हम अब दूसरा टॉपिक यूज़ करते हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और जो सेकंड टॉपिक है वो है सप्लाई फंक्शन। क्या है भाई? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, जिन्होंने डिमांड पढ़ा है
और जिन्होंने डिमांड फंक्शन पढ़ा है मुझे उन्हें सप्लाई फंक्शन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सप्लाई पढ़ रहे हैं तो आप डिमांड के वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलो भाई, सप्लाई आपको ऑलरेडी मैंने जस्ट अभी बता दिया है। फंक्शन में थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ आपके लिए। फंक्शन बेसिकली मैथ्स के सेगमेंट से उठ के आया है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या होता है कि जब कोई भी दो वेरिएबल, सपोज दैट x है और y है, तो किसी भी दो वेरिएबल का अगर कोई रिश्ता है और वो रिश्ता किसी डेफिनेट रूल से, क्या किसी डेफिनेट रूल से डिफाइन होता है, तो उसी रूल को, उसी रिलेशन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। सर बट द मैटर इज़, हमें तो सप्लाई फंक्शन समझना है, हमें तो फंक्शन समझना नहीं, क्योंकि आपने तो सप्लाई बताया दैट सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सप्लायर और सेलर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपने फंक्शन भी बता दिया हमें। फंक्शन में आपने क्या बताया कि फंक्शन बेसिकली किसी दो वेरिएबल के बीच का अगर कोई रिश्ता किसी स्पेसिफिक रूल से डिफाइन होता है तो उसे फंक्शन कहा जाता है। बट मैटर्स दैट सर सप्लाई फंक्शन है क्या? तो बच्चा सप्लाई फंक्शन कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बेसिकली ये शो करता है। क्या करता है? ये शो करता है। तो सवाल है कि सर ये क्या शो करता है? तो सप्लाई फंक्शन शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट कितने चीज़ें होनी चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बिटवीन की बात करेंगे। तो सवाल है कि सप्लाई फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप किन के बीच में शो करता है? तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका सप्लाई। क्या है सबसे पहला? सप्लाई। और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सिंपल सी चीज़, सप्लाई फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। मतलब सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के बीच का जो नाता रिश्ता दिखाता है जो चीज़, उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई फंक्शन कहा जाता है। मतलब अगर कोई फैक्टर बदले और उस फैक्टर के कारण सप्लाई बदले तो इस दोनों चीज़ों के बीच में कैसा रिश्ता है, इसी रिश्ते को समझने के लिए, इसी रिलेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए हमें सप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको फंक्शन क्या बताया कि फंक्शन किसी दो वेरिएबल के बीच का रिश्ता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल, एक हो गया फर्स्ट वेरिएबल सप्लाई और दूसरा वेरिएबल हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा वो रिश्ता कौन दिखाएगा? सप्लाई फंक्शन दिखाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसका एक इक्वेशनल फॉर्म भी होता है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। S बोले तो क्या? सप्लाई एंड X रेफर्स टू द कमोडिटी। X इज इक्वल टू F डिफाइंस फंक्शनल रिलेशनशिप। ब्रैकेट में आप यहाँ पे मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो जाता है, ठीक है, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस हो जाती है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को आप यहाँ पे कंसिडर करते हो और इन्हीं का सप्लाई के साथ जो रिश्ता होता है उसे ही कहा जाता है सप्लाई फंक्शन। और इस सप्लाई फंक्शन का एक इक्वेशनल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन है। क्लियर? तो ये हो गया भैया आपका सप्लाई फंक्शन। अब इसमें एक और सवाल बनता है कि ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने तो बता दिया कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत बनती है कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी यही कवर करने वाले हैं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है, और वो है आपका थर्ड टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं तो फिर आप फैक्टर्स के बारे में बात करोगे। लेकिन अगर आपसे इनको डिफाइन करने के बारे में पूछे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ जी सर, देखिए
अब आपको ये दिख रहा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है। मतलब इसमें मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स तो आपको पता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ ये इसको डिफाइन करो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो आप बोलोगे all those factors which have a capacity to affect the level of supply, whether increase or decrease the supply, is considered as factors affecting supply or determinants of supply। मतलब ऐसे कोई भी factors जो factors supply के level को या तो increase करेंगे या decrease करेंगे, तो उन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, factors affecting supply consider किया जाता है। Now अब हम ये जानने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला फैक्टर हम लेके चलते हैं जिसका नाम है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये बात कोई बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट लेवल की समझने वाली नहीं है कि देखो भैया अगर किसी भी सामान की जो कीमत है क्या है, अगर किसी भी सामान की जो कीमत है अगर वो इनक्रीज़ करती है तो बीइंग अ सप्लायर आप तो अपना सेंस लगा ही सकते हो कि आपको सप्लाई बढ़ाना चाहिए, सप्लाई घटाना चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल सा सेंस है कि अगर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि भाई आप एक सप्लायर हो और आप एक क्या हो, सेलर हो, ठीक है। और बीइंग अ सप्लायर और सेलर आपको क्या मांगता है, प्रॉफिट मांगता है। प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा, प्राइस से मिलेगा। तो इसीलिए जब कीमत ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते हो, रीज़न बिकॉज आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और अगर कीमत कम हो जाती है तो आप उसकी सप्लाई भी घटा देते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट लेवल भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं और वो है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स की क्या भाई, कीमत, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा रिलेटेड गुड्स क्या होता है। मैं टाइप की नहीं बात कर रहा, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस प्राइस इफेक्ट, and cross price effect refers to the situation or a condition in which price of one commodity affects the supply or demand of another commodity, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिमांड में बता रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रा समझिएगा, रिलेटेड गुड्स में ये देखिएगा कि इट डजंट मैटर वेदर वो सब्सटीट्यूट हो या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इट डजंट मैटर वो जो आप सामान बेच रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। जिसकी कीमत बढ़ेगी आप उसका सप्लाई बढ़ाओगे, जिसकी कीमत घटेगी उसका सप्लाई घटाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोक सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कोक सेल कर रहे हो, ठीक है। और उधर देखते हो तो पेप्सी की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब क्या बेचोगे, पेप्सी बेचोगे, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो क्या बेचोगे, सब्स्टिट्यूट बेचोगे। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ गई तो क्या बेचोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेचोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। जिसकी कीमत बढ़ेगी सर उससे हम बेचेंगे, जिसकी कीमत घटेगी हम उसे नहीं बेचेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस घट जाएगी, नहीं बेचेंगे। सब्स्टिट्यूट की प्राइस घट जाएगी, हम नहीं बेचेंगे, मतलब कम बेचेंगे। तो ये बेसिक सा सेंस है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है थर्ड फैक्टर जो कि आपके सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या भैया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो भाई, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे सामने दो टाइप के टेक्नोलॉजी होंगे, ठीक है। या तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर लो, या तो आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात कर लो, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर लो। सपोज दैट जो आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है, तो आपका सप्लाई क्या होगा, ये आप खुद जानते हो। सर अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी से है तो सप्लाई मेरा इंक्रीज़ होगा। लेकिन वहीं पे अगर जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है या पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो मेरी जो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यूज़ ऑफ टेक्निक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आपके सप्लाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है।
उसके बाद आपके सामने जो फोर्थ फैक्टर आ जाता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है भाई? गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हमारे सप्लाई को अफेक्ट करती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी दो फेजेस में देखी जाती है। या तो पॉलिसी आपके लिए फेवरेबल होगी, आपके लिए मतलब किसके लिए? सप्लायर, सेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, हुएवर। ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट पॉलिसी आपके लिए फेवरेबल होगी या तो गवर्नमेंट पॉलिसी आपके लिए अनफेवरेबल होगी। सर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी और अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या? बच्चा, गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है सब्सिडी। ठीक है, टैक्स का मतलब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ। टैक्स रेफर्स टू द कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट, मतलब आम जनता जो कि सरकार को कंपलसरी फॉर्मेट में जो पेमेंट देती है उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है डीटी और एक होता है आईडीटी। ठीक है, तो इस टैक्स की हम बात करेंगे वो आईडीटी होगा, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डीटी की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल हेल्प मेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। मतलब सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी एक फाइनेंशियल हेल्प है जो कि सरकार आम जनता या किसी प्रोड्यूसर को देती है। क्यों? ताकि वो अपना कंजम्पशन बढ़ा सके, अगर पब्लिक को दे रही है तो, और अगर मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स और सेलर्स को दे रही है तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या? कि जो आपका टैक्स है, टैक्स का रेट कम है और सरकार आपको क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी का ये मतलब होता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है तो, अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है तो इस केस में आपका जो टैक्स है उस टैक्स का रेट ज़्यादा हो जाता है और सब्सिडी का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब तो एक कॉमन सेंस पे बात आ गई कि सर अगर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है मतलब टैक्स कम लगाया जा रहा है, सरकार हमें सब्सिडी दे रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम सप्लाई को क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। एंड इफ़ अगर अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है विच मीन्स टैक्स रेट्स आर हाई और सब्सिडीज आर लेस, इन दैट केस सप्लाई विल रिड्यूस। दैट्स इट। तो ये है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी का फंडा। नेक्स्ट अब आपके सामने जो दूसरा फैक्टर आ जाता है जो कि फिफ्थ फैक्टर है, वो है आपके सामने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एकदम सरल के तरीके से सोचिएगा। आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी, क्या फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। ठीक है, मतलब फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा अपोजिट केस क्या? सर फ्यूचर प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बच्चा अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ होगी मतलब जो सामान अभी बेच रहे हो उसकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो क्या आप उसकी जो करंट सप्लाई है, क्या करंट सप्लाई है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बट ऑब्वियस है सर, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो कहीं ना कहीं जो करंट सप्लाई है या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर भविष्य में वो सामान महंगा होने वाला है तो मैं अभी नहीं बेचूंगा, मैं कब बेचूंगा? फ्यूचर में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। यही लोग क्या कर लेते हैं? होर्डिंग कर लेते हैं, इसको हम जमाखोरी के नाम से देखते हैं। देखते हो जब नया नया प्याज मार्केट में आता है तो उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, सो देयर वाज लाइक कि इसकी जो सप्लाई है उस सप्लाई को क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, क्योंकि हम क्या करेंगे? फ्यूचर में बेचेंगे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होती है तो करंट सप्लाई क्या कर देते हैं? वो घटा देते हैं ताकि जब कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे, उस टाइम पर अच्छा खासा मुनाफा या फ़ायदा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर आता है फ्यूचर प्राइस अगर घटने वाली है तो करंट सप्लाई भी क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है, क्योंकि भविष्य में ये सस्ता हो जाएगा तो अभी जो भी मिल रहा है भैया ले लो, नहीं तो उसके बाद और भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर प्राइस रिड्यूस होने वाली है तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल फंडा क्या है कि देखो भैया फ़ायदा कमाना है, फ़ायदा कमाने के लिए हम सप्लाई को अभी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या प्राइस उसकी होने वाली है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। एंड इन फ्यूचर प्राइस और करंट सप्लाई के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है? नेगेटिव है या इनवर्स है या फिर इनडायरेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट जो 6 फैक्टर यहाँ पे काम करता है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ फर्म्स। क्या भाई? नंबर ऑफ फर्म्स, या फिर अगर आप नंबर ऑफ फर्म्स को अगर कोई दूसरे नाम से जानना चाहते हैं तो आप इसे नेचर ऑफ कंपटीशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ कंपटीशन, या फिर साइज, क्या साइज ऑफ इंडस्ट्री भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। सिंपल सा समझिएगा कि अगर बाज़ार में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, क्या हैं, जो मार्केट में आपके सामने जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, और इधर सप्लाई की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ फर्म ज़्यादा हैं, मतलब खूब सारे सेलर्स हैं, इट्स लाइक कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ़ फर्म्स अगर ज़्यादा हैं तो सप्लाई क्या होगा? बट ऑब्वियसली बात है कि इससे ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चा अगर नंबर ऑफ़ फर्म्स कम है, फॉर एग्जांपल मोनोपोली है, ठीक है, एक ही बंदा है जो बेच रहा है, 2 ही हैं, 3 ही बंदे हैं जो कि सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। तो जितने नंबर ऑफ़ फर्म्स ज़्यादा होंगे उतनी ही सप्लाई ज़्यादा होगी, जितने ही फर्म्स कम होंगी उतनी ही सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ़ फर्म्स और सप्लाई के केस में रिश्ता कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। अगर आप इसको नंबर ऑफ़ फर्म्स से ना समझें तो आप इसको नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन से भी समझ सकते हैं। अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, तो सप्लाई क्या हो जाता है? ज़्यादा। जैसे आप देख लो इंडिया में जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, क्या है? हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो सप्लाई क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर इंडिया में आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के देखते हो, जिनका हम सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल हो गए, BSNL हो गए, वोडा आइडिया हो गए, जियो हो गए, क्या है? नंबर ऑफ़ फर्म्स बहुत कम है। मतलब इट्स लाइक कि कोई हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। देखते हो हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कितनी ज़्यादा इशू हो रही है, क्योंकि सप्लाई का फंडा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवर्स चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी भी क्या है? रिड्यूस्ड है अगर इस टाइम पे देखा जाए एज़ पर द प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, क्वाइट मोनोपोलाइज्ड मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, तो आपका सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस होगा। जिनको मोनोपोली और ओलिगोपोली नहीं समझ में आता वो इस एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, वो नंबर ऑफ फर्म से समझेंगे। जब हम मार्केट पढ़ेंगे तो आपको ओलिगोपोली या फिर आपको मोनोपोली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका नंबर ऑफ फर्म्स। इसके अलावा भी और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सप्लाई को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो सर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे और भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? तो बच्चा वो है आपका 7th फैक्टर, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधी सी बात करूँ, सामान बनाने की लागत, ठीक है, कॉमन सा सेंस है बच्चा। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान बनाने की लागत अगर ज़्यादा होगी तो क्या सप्लाई का कोई फ़र्क पड़ेगा? सप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बट ऑब्वियसली बात है सर, सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर लागत ज़्यादा हो जा रही है तो हम सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो अगर कॉस्ट जितना ज़्यादा होता है, लागत जितना ज़्यादा होता है, सामान को बनाने में जितना ही खर्च ज़्यादा होता है, उतनी ही उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर सामान बनाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम है, तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच का रिश्ता कैसा है? नेगेटिव है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो सप्लाई कम, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सप्लाई क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है प्रोडक्शन टेक्निक। क्या भैया? प्रोडक्शन टेक्निक। अब देखो भाई, जहाँ तक प्रोडक्शन टेक्निक की बात आती है तो प्रोडक्शन टेक्निक मतलब क्या? 2 टाइप के होते हैं। बहुत बड़ा सामान को बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है, बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें किस चीज़ के लिए? सामान को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्निक काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है, मतलब इजी भी हो सकता है। मतलब कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई बहुत सारे सामानों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब सिंपल सा अपने दिमाग लगाइए कि बताइए अगर प्रोडक्शन टेक्निक आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, अब देखते हो बहुत बड़े सामानों को बनाने में महीनों लग जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो प्रोडक्शन टेक्निक कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अगर प्रोडक्शन टेक्निक कॉम्प्लेक्स है तो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्शन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है उस सामान को बनाने के लिए, तो फिर इस केस में आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की टेक्निक भी हमारे सप्लाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये वेल अवेयर है, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करेंगे दैट्स कॉल्ड गोल ऑफ फर्म की, जो कि हमारा 9th फैक्टर होगा, क्या करेगा, जो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गोल ऑफ फर्म, ठीक है, मतलब सामान बेचने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव दो होता है, या तो सेल्स बढ़ाना, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान बेचना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरी ऑब्जेक्टिव होती है भैया कि प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है। अब देखो सिंपल सा सेंस है कि अगर सेल्स आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है, तो आप यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही सप्लाई को कंफर्म क्या करोगे, इनक्रीज़ करोगे, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका सेल्स बढ़ेगा क्या, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करना है, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बढ़ाना है, तो जब प्राइस आपकी बढ़ेगी तभी आप अपने सप्लाई को इंक्रीज़ करोगे, अदरवाइज आप अपने सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं करोगे। तो अगर आपकी सेल्स ऑब्जेक्टिव है तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई बढ़ाओगे, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है तो प्राइस बढ़ने के बाद ही सप्लाई बढ़ाओगे, एग्जिस्टिंग पे आप अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना ज़रूरी है। प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो नटशल कंक्लूजन ये है कि अगर सेल्स आपकी ऑब्जेक्टिव है तो कंफर्म सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रॉफिट आपकी ऑब्जेक्टिव है तो कंफर्म सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कम है, अगर प्राइस लो है, तो क्या उस टाइम पे सामान को ज़्यादा बेच कर आप अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई गोल ऑफ फर्म भी कहीं ना कहीं सप्लाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है। सेल्स ऑब्जेक्टिव है, सेल्स बढ़ाना है, पे ठीक है, एग्जिस्टिंग कीमत पे जितना बेचना है बेच लीजिए, सेल्स तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का पंगा फिर आपका फंस जाएगा। प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आप ऊंची कीमत पे ज़्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है। ये थे आपके कुछ फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेक्नोलॉजी या फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक, गोल ऑफ फर्म, ये सारे फैक्टर्स को हमने क्या करा, टच करा है। तो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी ब्रश अप कर लीजिए, मैंने आपको क्या क्या बताया और क्या क्या नहीं बताया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया थियरी ऑफ सप्लाई, ठीक है। थियरी ऑफ सप्लाई में हम किसको सबसे पहले डिफाइन करने गए, सप्लाई को। So matters that what is supply? So supply refers to the amount of goods and services that supplier or seller are willing and able to offer in the market at different price during a period of time, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या था, सप्लाई फंक्शन। सो सप्लाई फंक्शन शोज फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के बीच में फंक्शन रिलेशनशिप दिखाने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है, सप्लाई फंक्शन। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन। नाउ द मैटर इज, सर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई refers to all those factors or all those elements which have a capacity to affect the level of supply, whether it can increase the level of supply or decrease the level of supply, ठीक है। Now there are multiple factors that have a capacity to affect the level of supply. First is price of one commodity. So if price of commodity increases, supply also increases, and if price of commodity decreases, supply also decreases, because ultimately जो आपका seller है वो profit chaser है, उसको profit मांगता है। So in that case, between the price of own commodity and the supply of that commodity, there is a positive relationship. Now matters that price of related goods, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट डजंट मैटर विद इट्स अ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, जिनकी भी कीमत बढ़ेगी आप उनकी सप्लाई बढ़ाओ, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे क्या मांगता है, प्रॉफिट मांगता है, कुछ भी बेचो, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन।
ठीक है। टेक्निक की बात आती है तो आपके सामने मॉडर्न होता है या फिर टेक्नोलॉजी की बात होगी, ठीक है। मॉडर्न की बात होगी या ट्रेडिशनल की बात होगी। सो इफ़ देयर इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट्स श्योर कि सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड इफ देयर इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसी, देयर इज़ अ डुअल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फर्स्ट इज टैक्स एंड सेकंड इज सब्सिडी, एंड देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फर्स्ट इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी and second is unfavorable government policy. If there is a favorable government policy, which means tax rates are low and subsidies are high, so in that case supply increases. And if there is an unfavorable government policy, which means tax rates are higher and subsidies are low, so in that case supply will reduce. ठीक है। Next, future expectation about price. As you already know, we have to establish a relationship between future price and current supply. If future price increases, current supply decreases, and if future price decreases, current supply increases. That's it. Next, number of firm और nature of competition. If number of firms are high in the market, मतलब बाजार में ज़्यादा हैं firm सामान बेचने वाले, so in that case supply will increase. And if there is a low or less numbers of firm in the market, then supply will automatically reduced. ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, और लो कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, cost of production. If there is a higher cost of production, then supply will reduce, and there is a low cost of production, supply will increase. Next, production technique, first is complex and second is simple. If there is a complex process, then supply is decreases, and if there is a simple process, supply will increase. And at last, goal of firm, अगर आपको सेल्स मांगता है then surely supply will increase, और अगर आपको प्रॉफिट मांगता है so until and unless प्राइस जब तक इंक्रीज नहीं होगा सप्लाई आपका इंक्रीज नहीं होगा, which means there is a conformity about increase in supply in case of sales, but there is no any conformity about increase or decrease in supply in case of profit, because ultimately profit is based on the price. Clear? तो ये थे आपके सप्लाई फंक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।